आज आपने देगवा नगर पंचायत में आकर प्रत्याशी राजवीर सिंह यादव के समर्थन में जो है वोट मांगे हैं, तो क्या कहेंगे, क्या भविष्य तय करेगा आगे की राजनीति? बिल्कुल, ये जड़ है, जड़ मजबूत हमें करनी है। ये नगर निकाय का चुनाव छोटा चुनाव नहीं है, ये तय करेगा कि इस देश का जो प्रधानमंत्री होगा 24 का, वो एक तानाशाह होगा या मेरे नेता राहुल गांधी होंगे। क्या लगता है, अभी आपने प्रधानमंत्री जी के लिए प्रचार मंत्री कहकर संबोधित किया, आगे ऐसा क्या? मैं क्या कहूँ, आज मणिपुर एक राज्य जल रहा है। क्या प्रधानमंत्री जी ने बोला? आज देश की पहलवान बेटियां बैठी हुई है धरने पर, कहते थे विनेश तू तो मेरे घर की बेटी है, और आज बेटी उनकी रो रही है, अपने परिवार की बेटी उन्हें नहीं दिख रही है दिल्ली में, और वो प्रचार करने में कर्नाटक में गए हुए हैं। आप तमाम मुद्दे उठा लीजिए। पुलवामा में वो अपनी वीडियोग्राफी कराने के लिए गए थे जब पुलवामा कांड हुआ था। सतपाल जी कितना उठा रहे मुद्दे को, न वो मुद्दा दिखाया जा रहा है इस देश की मीडिया में, न ही मणिपुर का दिखाया जा रहा, ना ही किसान बैठे हैं धरने पर वो मुद्दा दिखाया जा रहा। और एक इनकी महिला नेता कहती है पहले क्यों नहीं बताया? इस भारत जैसे देश में वो भी कुश्ती पहलवानी करने वाली बेटियों को कितना कुछ झेलना पड़ता है, परिवार अनुमति नहीं देता है, और जब अनुमति देता है और बेटी एकदम से बता दे तो परिवार क्या कर लेगा? उसके सपनों में जो उसके पर काट करके परिवार बिठा लेता है, इसी के डर से नहीं बताया। और कुछ चीजें बताई भी 2012 में FIR हुई ब्रजभूषण पर, वो भी उन्होंने उजागर की। लेकिन आज मैं प्रचार मंत्री ना कहूँ तो क्या कहूँ। अभी दिल्ली की जो पहलवान बेटियां हैं वो जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रही हैं, FIR भी लॉन्च हो गई है, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। पोस्को एक्ट लगा है ब्रजभूषण के खिलाफ, FIR जो हुई है पोस्को एक्ट में साफ लिखा है, मैं नहीं कहती हूँ, संविधान कहता है अगर किसी पे पोस्को एक्ट है सबसे पहले उसकी गिरफ्तारी होगी, जांच बाद में होगी। लेकिन यहाँ उल्टा ही है। मुझे लगता है कहीं गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री ब्रजभूषण से डर तो नहीं गए? अगर देखा जाए 2014 से पहले ये भाजपा का एक नारा था, एक विधान एक किसान, एक देश एक विधान, एक देश एक किसान। लेकिन क्या नहीं लगता अगर किसी आम व्यक्ति पर अगर पोस्को एक्ट लगा होता तो क्या? अगर ये पोस्को एक्ट आप पे लगा होता पत्रकार महोदय, आप कहाँ है लोकेशन ढूंढ करके, और उत्तर प्रदेश की पुलिस इतनी जल्दी आपको गिरफ्तार करती कि इस पूरे वर्ल्ड में इतना तगड़ा कानून कहीं नहीं बना होगा जो इस देश में तुरंत दिख जाता। क्या लगता है आज देश में एक देश एक विधान नहीं है? बिल्कुल नहीं है। अगर होता तो संविधान में लिखा है ना कि पोस्को एक्ट में सबसे पहले अरेस्टिंग हो, पूछताछ बाद में हो। अगर होता तो आज देश की बेटियां धरना कर रही हो, और उनकी उन बेटियां, वो मेडल लाने वाली बेटियों के सीने पर हाथ नहीं मारती पुलिस, मेडल लाने वाली बेटियों के सीने पर हाथ नहीं मारती पुलिस, जो पुलिस के भेष में या पुलिस खुद कर रही है इस चीज को। ये नहीं होता। रात के अंधेरे में 2 बजे बेटी को नहीं जलाया जाता। यहाँ उल्टा है, पहले बलात्कारियों को सजा मिलती थी, दिल्ली कांड हुआ था 4 लोगों को फांसी की सजा हुई थी कि नहीं हुई थी? दूसरी बात, अब 4 लोगों को फांसी की सजा हुई थी जब दिल्ली कांड हुआ था निर्भया वाला, और अब क्या है? अब जो है बलात्कारियों को छोड़ा जा रहा, बलात्कारियों के नारे लग रहे हैं, उन्हें माला पहनाई जा रही है, उन्हें हार पहनाए जा रहे हैं, और कोई नेता बोलने के लिए तैयार नहीं, न विपक्ष में कोई बोलने के लिए तैयार है सिवाय कांग्रेस के। कौन नेता बोल रहा है बताइए आप? 2022 के चुनाव में भी देखा जाए तो कांग्रेस का जो परिणाम था, कोई बात नहीं, ये जो वीर होते हैं वो कभी है ना धीरज नहीं खोते हैं, ये ध्यान रखना। 2022 में चुनाव हमारा अच्छा नहीं रहा, उत्तर प्रदेश का बेहतर रिजल्ट नहीं आया, कहीं ना कहीं हमारी गलती हो सकती है, जनता को हम नहीं मना पाए। लेकिन इस बीच में ही ना लूटने का बहुत मौका मिला क्षेत्रीय पार्टी को। क्षेत्रीय पार्टी ने खूब उत्तर प्रदेश का सत्यानाश किया, ये आप बेहतर जानते। दूसरी बात, 2022 के चुनाव के बाद हमने हिमाचल को जीता है, अब हम कर्नाटक को जीतेंगे जनता के लिए, फिर हम इस उत्तर प्रदेश और पूरे भारत को 2024 में जो है केंद्र में सरकार बनाएंगे कांग्रेस की, और एक जिन जिन लोगों ने बेटियों को प्रताड़ित किया है उनको सबको सजा होगी। क्या लगता है ये नगर निकाय चुनाव, ये जड़ है, जड़ 2024 की, ये तय करेगा, ये मजबूती पैदा करेगा। आपने देगवा की जनता को संबोधित किया, यहाँ जनता का जोश देखकर क्या लग रहा है? बहुत सारे नौजवान हैं इस देश का भविष्य लिखने वाले, जिस ओर जवानी जाती है उस ओर जमाना चलता है, तो ये लोग हैं, इन लोगों पे पूरा विश्वास रखते हैं, क्योंकि हम अग्निवीर इनके खिलाफ थे। 4 साल की नौकरी हमारे भाई ये देकर के आए, और 4 साल में ऊंच नीच कुछ हो जाए क्या करेगी उसकी माँ? कोई पेंशन नहीं, कुछ नहीं, कोई कैंटीन सुविधा कुछ नहीं। इनकी आवाज हम उठाते हैं। ये युवा बेरोजगार है, इनकी आवाज हम उठाते हैं, किसानों की आवाज हम उठाते हैं, बेटियों की आवाज हम उठाते हैं, शिक्षा की आवाज हम उठाते हैं, स्वास्थ्य सुविधाओं की आवाज हम उठाते हैं। एक भी आप मुद्दा बता दीजिए अगर जो है समाजवादी पार्टी या बसपा उठा रही हो, या तुम्हारी मौजूदा सरकार ने एक भी वादे पूरे किए हो। मैंने देखा किसान आंदोलन में भी मैं आपसे रूबरू हुआ था, आपका इंटरव्यू लिया था, वहाँ एक राजनीतिक संगठन के तौर पे आपने अपनी भूमिका बनाई और उसने आपको याद? बिल्कुल नहीं,
मैं किसान आंदोलन में गई, कोई संगठन वंगठन से नहीं थी। मैं एक आम किसान की बेटी थी, मुझे तो ये भी नहीं पता संगठन क्या होता। सब बॉर्डर पे जाकर मैंने सीखा, जैसे बॉर्डर पे जवान सीखते हैं ना, ऐसे ही मैंने दिल्ली के बॉर्डरों पे जाकर के सीखा क्या संगठन होता है, क्या महत्व है संगठनों का, क्या महत्व है इन चीजों का। मैं किसी संगठन से नहीं थी, मैं सिर्फ एक किसान की बेटी थी। किसानों ने मुझे मजबूती दी, उसके बाद संगठनों ने मुझे अपनाया, उन्होंने मुझे सदस्यता दी, उसके बाद लोगों ने प्रेम किया, मोहब्बत की, बहुत ज्यादा चीजें बढ़ती चली गई। उसके बाद प्रियंका गांधी जी ने मुलाकात की, हम उनसे मिले, फिर उन्होंने टिकट दिया, चुनाव लड़ाया। चुनाव में बेहतर रिजल्ट हम लोगों का नहीं रहा, लेकिन हमारे जो इरादे हैं वो आपको कमजोर नजर नहीं आए होंगे किसान आंदोलन से लेके और आज 7 मई 2023 तक। आज बदायूं जनपद में कहाँ-कहाँ आप जनसभा को संबोधित करेंगे? सहसवान में भी है, एक बरेली में भी है, एक कई नगर पंचायत बरेली में है और आंवला विधानसभा के अंदर, और उजारी में एक है, बदायूं उजारी। अच्छा, जाते जाते जनता को क्या संदेश देंगे? मैं बस यही संदेश दूंगी, उन माओं से भी यही कहूंगी कि अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके कलम हाथ में दे, ताकि एक गर्व से कह करके बेटी आपके बच्चों से शादी करे, और ये ना हो कि आपके बच्चों पे मुकदमे ये नेता करवा दें हिंदू मुस्लिम की आड़ में और इनको बंद करवा दें, और फिर कोई बेटी आपके न तो घर में आने के लिए तैयार हो, न ही आपकी बेटी किसी और घर में जाने के लिए तैयार हो। मंच और मंच की शोभा बढ़ाने वाले हमारे बुजुर्ग, हमारे चाचा ताऊ और हमारी इस समस्त संसार की सृष्टि की रचना करने वाली नारी शक्ति और हमारे इस देश का उज्जवल भविष्य, और हमारे कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी हैं राजवीर सिंह यादव जी, और हमारे ओजस्वी जिला अध्यक्ष बदायूं के भाई ओंकार जी हमारे साथ चल करके आए, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य को, और वरिष्ठ कांग्रेस के नेता एनएसयूआई की राजनीति करने वाले दिनेश हवाना जी हमारे साथ चल करके आए, नोएडा के पूर्व महानगर अध्यक्ष भाई शाहबुद्दीन जी मेरे साथ चल करके आई, मुझे एक माँ की तरह छाया देने वाली राकेश ढाका जी। मैं आप सभी लोगों का यहाँ पर स्वागत करती हूँ और आपका अभिनंदन करती हूँ नगर पंचायत और जिला बदायूं में, और आप लोगों को ये बताने के लिए आई हुई हूँ कि आपका पहला चुनाव है, इस तहलका का पहला चुनाव है। अगर आपने पहली सीढ़ी, कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन है लास्ट इंप्रेशन, अगर आपने इस पहले चुनाव को ही मजबूती से नहीं जीता और कांग्रेस पार्टी के झोली में इसको नहीं डाला, तो इस देश में प्रचार मंत्री बहुत ज्यादा है सत्ताधारी पार्टी में, जो प्रचार करने के लिए कर्नाटक में पहुंचे हुए हैं, लेकिन आज इस देश की बेटी जो महिला है, मेडल जीत कर आने वाली, वो बॉर्डर पर बैठी हुई है। अगर आज इस देश में उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी नहीं होती तो आज इतने नौजवान यहाँ सामने खड़े नहीं होते। क्या आप लोग यहाँ खड़े? क्योंकि आप बेरोजगार हैं, तो आपने सोचा थोड़ा देश के काम में ही सहयोग कर लेते हैं, जब कुछ काम ही नहीं कर रहे। पिछले काफी समय से इस उत्तर प्रदेश को लूटा है समाजवादी पार्टी ने, और कुछ समय से लूट रही है भाजपा। ये आप बेहतर जानते हैं। इस वजह कितने हमारे भाई ऐसे चाचा ताऊ होंगे जिन्हें ये तो नहीं पता होगा कि दिल्ली कहाँ बसी है। गलत तो नहीं कह रही, गलत कह रही हो, लेकिन एक ऐसे प्रधानमंत्री ने उनको वो भी दिखा दिया कि दिल्ली कहाँ बसी है, जब दिल्ली के बॉर्डरों पर किसान बैठे थे और आप लोग गए थे यहाँ पर अन्न पानी लेकर के, यहाँ से गए थे आंदोलन में समर्थन करने के लिए। सब किसान जांच से ही आते हैं, नजर मेरी थोड़ी अगर जांच कर पा रही है तो कोई गुप्ता जी के परिवार से नहीं आया होगा यहाँ पर मंत्री जी के, या आया है? अगर आया तो मैं उनका भी स्वागत करती हूँ, और मैं ये बताना चाहती हूँ कि मंत्री जी को जाकर के पता करना एक तहलका की सोच पूरा करने का नहीं तो क्या नगर पंचायत के प्रत्याशी क्या करेंगे। एक इस गाँव के मंत्री पर, इस नगर पंचायत पर एक सड़क नहीं बनोगे तुम्हारे मुख्यमंत्री जी, तो वो तुम्हारे नगर पंचायत जो खड़े हुए हैं क्या वो विकास करेंगे? तहलका सोचिए, जात पात धर्म ऊंच नीच इस सबसे ऊपर उठकर के वोट डालिए कि ये जो गांव की पुरानी सड़कें बनी हुई हैं और इस नगर पंचायत में जो सरकारी स्कूल होगा और जो स्वास्थ्य सुविधाएं होंगी, मैं दावे
मौजूदा सरकार ने यहाँ अस्पताल खुलवाए तो बताए कोई खुलवाया मौजूदा सरकार ने, या जिन्होंने तुम्हें छला समाजवादी पार्टी और बसपा ने तुम्हें छलने का काम किया, तुम्हें जातिवाद में बांटने का काम किया, तुम्हारे वोट लूटने का काम किए, अगर उन्होंने कोई स्कूल यहाँ बनवाया हो या इंटर कॉलेज यहाँ बनवाया हो या स्वास्थ्य की सुविधाएं यहाँ पर बेहतर दी हो तो बता दीजिए, कोई भी हाथ उठा के हमें बता दीजिएगा। क्या इतनी सारी संख्या में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बता सके पुरानी सरकारों ने क्या गिनवाए? मैं दावे से कह सकती हूँ कि इन्होंने आपको सिर्फ छला है। और इस उत्तर प्रदेश का दहगवा का बदायूं का ही नहीं विकास हुआ, इस पूरे उत्तर प्रदेश का विकास ही कब से रुक गया? तब से आप अपने वोटों को बांट करके दूसरी पार्टी के मुख्यमंत्री बनाए। आपके जो नौजवान बच्चे हैं उनको ये कहते हैं कि जाकर के झगड़ा करो, धर्मराज में जाकर के भिड़ो, लड़ाई करो, और अपने बेटों को ये बीसीसीआई का अध्यक्ष बनाते हैं, क्रिकेट का अध्यक्ष बनाते हैं, अपने बच्चों को ये पढ़ने के लिए विदेश भेजते हैं। और ये हमारे गांव के जो नौजवान साथी है ये बड़े भोले भाले हैं, और फिर जब तुम पे मुकदमे हो जाते हैं तो कौन आता है तुम्हें छुड़ाने के लिए? कौन आता है तुम्हारी आवाज उठाने के लिए? कोई नेता कोई मंत्री नहीं आएगा। आप अपनी शिक्षा के लिए आवाज उठाइए, आप अपने सम्मान अपनी खेती के लिए आवाज उठाइए, आप स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए आवाज उठाइए जिनकी इस जनता को जरूरत है। दहगवा की जनता को मैं निवेदन करती हूँ कि आने वाली 11 तारीख को खूब ज्यादा वोट करके मेरे कांग्रेस के प्रत्याशी रणवीर सिंह यादव जी को वोट करके जिताएं। और ये जो सड़क आपकी खराब पड़ी है, मैं आपसे वादा करके जाती हूँ इस सड़क को बनवाने का काम मैं करूंगी। अगर मेरे प्रत्याशी जीतते हैं, छोड़ दीजिए बात की प्रत्याशी का चक्कर में आप पड़ेंगे, मैं आपसे वादा करके जाती हूँ ये नालियां भी मैं सुधरवाऊंगी। नालियों की और स्वास्थ्य सुविधाओं की और के दिन कामों की आप चिंता मत करना, मैं बेहतर जानती हूँ, अच्छे से खुद पे भरोसा रखती हूँ कि जब मैं अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांगने आ सकती हूँ इतनी दूर से, तो काम कराने गलियों में घुमाऊंगे हाथ पकड़ के अपने प्रत्याशी का कि दहगवा की जनता ने आपको जिताया था और अब आप उनका काम कीजिए। ये तय करेगा, सोचिए, यहाँ बहुत सारी पार्टियों के लोग भी खड़े होंगे, समाजवादी के भी होंगे, बसपा के भी होंगे, मौजूदा पार्टी के भी लोग होंगे। सोचिए कि सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी राहुल गांधी जी की सदस्यता को रद्द किया, गरीबों की आवाज उठाई उन्होंने संसद में, युवाओं की आवाज उठाई उन्होंने, नौजवानों की आवाज उठाई, बेटियों की आवाज उठाई। इतनी बड़ी पार्टी के नेता 55 बार के सांसद और उनकी सदस्यता को ये रद्द कर देते हैं, उनके मकान को, उनके बंगले को ये खाली करा देते हैं। तो सोचिए फिर आपका नेता है क्षेत्रीय जिन्होंने माहौल खराब किया है। अभी तक तो हिंदू मुस्लिम की लड़ाई उत्तर प्रदेश में थी, उनका नंबर था। जब कोई मुसलमान मरता है तो हिंदू ताली बजाते हैं कि मुल्ला मर रहे हैं, पिट रहे हैं, ऐसा ही है ना। लेकिन अब नंबर जो आया है वो हिंदुओं का आया है, ये आप बेहतर जानते हैं। आप उठाइए रिकॉर्ड, कब से सरकार आई है, किसी न किसी व्यक्ति के समाज का भी एक आदमी ने मरा होगा। जब आपके कोई परिवार वाले, जान पहचान वाले कोरोना में पीड़ित थे और कितनों की लाशें गंगा में बही और लाशों को छुपाने के लिए सरकार ने उनके कफन तक खींच लिए थे, कफन तक उतार लिए थे। ऐसा आलम इस देश ने पहली बार देखा है। किसान आंदोलन में 700 किसानों की शहादत हुई थी और आज भी हम इस आवाज को उठाते हैं। हाथरस जैसी, उन्नाव जैसी बेटी का बलात्कार हुआ था, कुछ नेता ये कहते थे कि दलित की बेटी है, हमारी नहीं है, हमने आवाज उठाई। लेकिन कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी एक दलित की बेटी को इस देश की बेटी समझकर आवाज उठाती है और किसान को इस देश का किसान समझकर आवाज उठाता है। लेकिन ये जातवाद में नहीं बांटते। आज माहौल ही अलग है। किसकी आवाज उठाए, किसके लिए लड़ाए, किसके लिए मुकदमे कराए? आपके लिए। जब वोट देने की बारी आती है कांग्रेस पार्टी की, आप क्या करते हैं कि वो यादव है इसलिए आप उनको वोट दीजिए, है कि नहीं? वो दलित है तो आप बहन जी को वोट कीजिए। आप ये क्यों नहीं सोचते एक बार भी कि कांग्रेस पार्टी इस देश की पार्टी है, इस देश
देश को खींचने वाली पार्टी है वो दलितों की, गरीबों की, मजदूरों की, मजलूमों की, यादवों की, अहीरों की, मुस्लिमों की, सबकी, जाटों की, हिंदू मुस्लिम से ईसाइयों को की सबकी पार्टी है। तब आप ये क्यों नहीं सोचते हो भाई? आप ये सोचते हो कि नहीं हिंदू मुस्लिम हो रहा है देश में, मुसलमान शांत है, लेकिन आप ये बेहतर नहीं जानते कि आज इस हिंसा में, इस देश में चिंगारियां फेंकने वाले लोग आप लोगों को आगे कितना प्रताड़ित करेंगे। वो फ्री का 5 किलो गेहूं इधर ज्यादा बट्टा होगा जिसको आप खा रहे हो। आप इतनी मजदूरी करने वाले लोग, एक बात बताइए मुझे, जो इस देश का सीना चीर, धरती का सीना चीर करके अन्न पैदा करने वाला किसान है, क्या उसको कोई गेहूं दे सकता है? दे सकता है किसान को? एक भी दिन प्रधानमंत्री जी ने गेहूं काट कर देखा? गृह मंत्री जी ने देखा? या जिनको विरासत में मिली है अखिलेश जी को, उन्होंने देखा गेहूं कैसे काटा जाता है, कितने पानी गेहूं में लगे हैं? देखा उन्होंने? तो वो आपको देने की बात करते हैं, वो आपको लड़ाने की बात करते हैं ताकि आपके बच्चे शिक्षित न रहे, ताकि आपके बच्चे शिक्षित होकर आवाज न उठाए, ताकि आपके बच्चे पढ़ लिख करके नौकरी पा करके और आपकी गरीबी को दूर न करें। इसलिए वो आपको इस माहौल में डालते हैं और आप क्या करते हैं? आप बढ़ जाते हैं, बार बार आप बढ़ते हैं। क्यों? ये मैं पूछना चाहती हूँ आप लोगों से, क्योंकि आप लोग इस देश का भविष्य तय करने वाले लोग। इस देश में आज जब से संविधान लागू हुआ है, अपने अपने वोटों का अधिकार एक गरीब भी रखता है, एक दलित भी, और एक ब्राह्मण भी, और एक देश का प्रधानमंत्री भी और राष्ट्रपति भी, जितने आप लोग रखते हैं। आज बदायूं में हमारे सूबे के मुख्यमंत्री जी का दौरा है, मेरे जिलाध्यक्ष बैठे उनका जी परमिशन नहीं दी जा रही थी, बहुत मुश्किलों के बाद में रात से डेरा डाले हुए थे एसएसपी साहब के यहाँ पर, तब उन्होंने परमिशन दी बड़ी मशक्कतों के बाद। क्यों? अगर हमारे मुख्यमंत्री आए तो मैं देश की बेटी हूँ। उनके जो प्रधानमंत्री बैठे हैं 2019 में मेरे वोट से वो प्रधानमंत्री बने, तो मैं पूछने का अधिकार रखती हूँ अपने सूबे के मुख्यमंत्री जी से कि आपने क्या काम किया। बहुत सारे लोग हैं आज देश में प्रचार करने का काम हमारे नेता कर रहे हैं, और हमारे प्रचार मंत्री देखिए फुर्सत की नहीं है भैया 15 मिनट बता दो। कहते हैं मुझे 51 गालियां दी, मुझे 52 गालियां दी, मतलब उनका इतना टाइम है कि वो अपनी गालियां भी सकते हैं और कोई काम नहीं है जनता का, देश का। तो मैं निवेदन करूंगी संजय भंसाली जी से, उनकी बड़ी अच्छी अच्छी पिक्चर आती है कि इमोशनल रोड हमारे प्रधानमंत्री जी को भी दे दिया जाए, काफी चर्चित होंगे और उनके मन की भड़ास भी पूरी निकल जाएगी। क्योंकि जब जनता रोती है और जनता अपने भविष्य के लिए, इस भारत के भविष्य के लिए आवाज उठाती है, बात करती है, तो उनके पास समय नहीं है। आज इस देश का एक राज्य है मणिपुर, झलक रहा है हिंदू मुस्लिम में, उसमें हिंदू भी मर रहे हैं, मुस्लिम भी मर रहे हैं। आज ही पेपर की कटिंग देख रही थी, 56 लोगों की इस उसमें मौत हो गई। क्या कोई टीवी दिखा रहा है आपको? दिखा रहा है? ऐसा नहीं है उसमें हिंदू नहीं थे, मुस्लिम नहीं थे। क्या कोई नेता आपकी आवाज उठा है? वो भी तो आपके अपने भाई है। एक देश का राज्य अगर इस तरीके से जुड़ा था और हमारे प्रचार मंत्री कर्नाटक में प्रचार कर रहे हैं, और शर्म आनी चाहिए उनको कि देश में क्या हो रहा है, और वो व्यस्त है एक राज्य के चुनाव प्रचार में। तो मैं आप लोगों से बार बार यही निवेदन करूंगी, ये सब जानते हैं अंदर से आपकी प्रताड़ित हो, ये मैं भी जानती हूँ। क्या आप में से कोई ऐसा है कि जो आज अपने अपने लिए आवाज उठा करके सीएम आवास के बाहर बैठ जाए? 5 मिनट नहीं बैठ पाओगे, लठ मार के भगा दिया जाएगा आपको, और जब बेटियों के बलात्कार हो जाता है तो लठ बजाने के लिए उनकी पुलिस नहीं आती है, लेकिन आप पर लठ बजाने के लिए तुरंत आ जाएगी। ये आप ध्यान रखना। अगर आप लोगों को अपना वही उत्तर प्रदेश, वही जयगढ़, वही बदायूं चाहिए, शांति भंग यहाँ भी कम नहीं है। आप अपने दिमाग को
विकसित करके नहीं सोच पाते कि आपको कहाँ वोट करनी है, और सूबे के मुख्यमंत्री आए हैं वो बता करके जाएंगे कहाँ करनी है जब आप वोट करते हैं। अगर आपको जितने नौजवान दिख रहे हैं, ये नौजवान पुलिस की वर्दियों में, फौज की वर्दियों में अच्छे लगते हैं, कहीं पैंट चलाते हुए अच्छे लगते हैं, कहीं डॉक्टरी सेवा सरकारी देते हुए अच्छे लगते हैं। ये नौजवान इन्होंने आपने पढ़ाया, दिन रात थोपे चला चला के खेतों में, फावड़े बजा बजा के, खरपल्ली बजा बजा के, किस लिए पढ़ाया? ताकि ये सरकारी नौकरी लगे। और धीरे धीरे सारे सरकारी सिस्टम को खत्म किया जा रहा है, तो फिर आपका ये पढ़ाने का क्या फायदा? क्या करेंगे आप? क्या फिर इनको हिंदू मुस्लिम में झुलसने के लिए छोड़ेंगे? है कोई बात ऐसा इस इतनी सारी भीड़ में जो ये चाहेगा कि मेरे बेटे पर मुकदमे हो, मेरा बेटा जेल जाए? अगर हो तो हाथ ऊपर करिएगा। कोई नहीं होगा मेरे हिसाब से। आप चाहते हैं आ जाइए आगे। आप चाहते हैं कि आपके बेटे पर मुकदमा हो, आप चाहते हैं आ जाइए। इस देश में एक आदमी ऐसा मिला है वो चाहता है कि मेरे बेटे पर मुकदमा हो, मेरे बेटे पर देश पर मुकदमा हो, यूएन में लगे। ये भाई इनके लिए बात छोड़ रहा है, ताली बजाइएगा। आप चाहते हैं कि आपके बेटे पर मुकदमा हो? मुकदम का चाहे हम जो चाहना हमारे पिछले से जनगण बने। देखिए ये सुनने में गलत आ गए, वो कह रहे हैं कि हम तो ये चाहते हैं कि हमारा प्रत्याशी चेयरमैन बने। यही कह रही हूँ भाई, सही बोल रही हो, चेयरमैन बने। चलिए इन्होंने गलत सुन लिया तो मैं हैरान हो गई कि अच्छा ऊंचा सुनते हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलिए थोड़ा कम सुनते हैं। परमात्मा इनका स्वास्थ्य ठीक रखे। और हाथ उठाइएगा जिनके बच्चे हैं वो भी, और जिनके नहीं है आने वाले समय में होंगे, कि हमारा बेटा जज कलेक्टर डीएम मेयर प्रत्याशी जो जीते और अध्यक्ष बने, मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने। हाथ उठाइए कौन कौन चाहता है कि आपके बच्चे पढ़ लिखकर शिक्षित होकर सरकारी नौकरी करें? सभी चाहेंगे। तो इसीलिए जब पुराने समय में किसानों का कर्जा माफ कांग्रेस ने किया था, और आज बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ देश की सरकार कर रही है, किसान आत्महत्या कर रहा है। और आप ये बेहतर जानते हैं जब पुराने लोग हैं सरकारी पदों पर बैठे हुए हैं, वो बड़ा अपना सौभाग्य समझते हैं, और इन्होंने 2 करोड़ रोजगार देने की बात करी थी, वो रोजगार नहीं है। मैं पुनः उससे निवेदन करूंगी कि आप जिताएं, एक वोट डालें, ताकि हम जैसे लोग, आप गरीबों की, किसानों की आवाज उठा सके, आपके हक के लिए लड़ाई लड़ सके, आपकी आवाज को बुलंद कर सके, क्योंकि आप खेत में अन्न उगाओगे, हमें खिलाओगे, और फिर हम आपकी आवाज को बुलंद करेंगे। जय जवान, जय जवान, जय जवान, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। आपके नारे में बुजुर्ग सब जानते हैं, जब जब इस देश में नारे लिखे गए हैं शास्त्री जी द्वारा, इंदिरा जी द्वारा, पटेल, नेहरू, सुभाष, गांधी, अम्बेडकर जी द्वारा, तो वो आज इस पीढ़ी को उत्साह पैदा करता है। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, आप लोगों से मिलने होंगे।